डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डियर व्यूवर्स, लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। क्लास 10 चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं और मैंने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पिछले वाले लेक्चर में भी आपको जो है वो बताई थी। मैंने उसमें से क्वेश्चंस बनाए थे और अभी भी आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में से क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बना है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्रीज। आपने यहाँ पे इचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्रीज को जो है वो प्रोसेस को डिस्कस करना है। तो इचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्रीज इज कैरीज आउट बाय यूजिंग अ वैक्स स्टेंसिल। अब यहाँ पे जो नक्शकारी करते हैं आप लोग, ठीक है, आर्ट में और इंडस्ट्रीज में, तो यहाँ पे जो यूज़ आप करते हैं वो वैक्स स्टेंसिल यूज़ करते हैं। अब स्टेंसिल होता क्या है, इस प्रोसेस को भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये एक पतली सी तख्ती या शीट होती है जिसमें हरूफ, डिज़ाइन या नक्शे कटे होते हैं। ठीक है, ताकि उसके ज़रिए जो रंग है या स्याही है वो लगाकर उसकी सतह पर वही नक्श या हरूफ छापे जा सकें। तो यहाँ पे स्टेंसिल इज प्लेस्ड ऑन द एरिया ऑफ गिलास और मिरर दैट आर टू बी सेव्ड फ्रॉम एसिड। तो स्टेंसिल को आप ग्लास या मिरर में उस जगह पर रख देते हैं और फिर सेव कर लेते हैं फ्रॉम एसिड। अब यहाँ पे मेथड आपको बताया गया है, मेथड ऑफ इचिंग। तो स्टेंसिल इज प्लेस ऑन द एरिया ऑफ गिलास और मिरर, द गिलास और मिरर इज डिप इनटू द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब जो गिलास और मिरर आप जो आप लोग नक्शकारी करते हैं, छापते हैं उस एरिया पे, तो उसको आप डिप करते हैं इनटू हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और दिस एसिड डिजॉल्व द एक्सपोज पार्ट ऑफ द ग्लास दस इचिंग इट। और ये जो एसिड होता है, ठीक है, ये डिजॉल्व करता है उस एक्सपोज द पार्ट ऑफ द गिलास दैट इचिंग इट। तो यहाँ पे जो मेथड है इचिंग का वो आप यूज़ कर लेते हैं, यानी आपने स्टेंसिल को उस जगह पे रखना होता है, उस एरिया में गिलास या मिरर का एरिया आपने चूज़ करना होता है और इसमें आप उसको डिप करते हैं फ्लोरिक एसिड में और ये जो एसिड होता है वो डिजॉल्व करता है मोस्ट एक्सपोज पार्ट ऑफ द गिलास दैट इचिंग इट, जिधर आप नक्शकारी करते हैं। उसके बाद ड्रॉबैक्स इसके क्या है, नुकसान क्या होता है। तो दिस प्रोसेस हैज़ बीन वेरी डेंजरियस बिकॉज द वर्ड वुड डैमेज द स्किन एंड टिश्यू ऑफ द आर्टिस्ट बॉडी। कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा डेंजरियस है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये आपकी स्किन को भी डैमेज कर देता है और आपकी जो आर्टिस्ट बॉडी है उसकी टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। और एडवांटेज आगे हम कर लेते हैं कि क्या होते हैं। तो इट इज़ वेरी डेंजरियस टू डील विद एसिड, सो इचिंग डन विद एसिड इज़ वेरी अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू अदर केमिकल्स। तो कह रहे हैं कि एसिड के साथ डील करना बहुत ज़्यादा डेंजरियस होता है। ठीक है, लेकिन जब ये आप इस तरह के एसिड को यूज़ करते हैं, इचिंग प्रोसेस करते हैं, तो एसिड के साथ जब डील करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर केमिकल्स। ठीक है, तो ये मैं दोबारा आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मैंने इचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री की हेडिंग देकर आपने यूज़ करना है वैक्स स्टेंसिल। और इचिंग स्टेंसिल क्या होता है, दीज आर आल्सो सेव्ड फ्रॉम एसिड। और मेथड ऑफ इचिंग आपने यहाँ पे जो एसिड यूज़ किया हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को यूज़ किया है। उसके बाद ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरियस हो सकता है आपकी स्किन के लिए, आर्टिस्ट की बॉडी और टिश्यूज़ के लिए। उसके बाद एडवांटेज क्या है कि इट इज़ डेंजरियस टू डील विद द एसिड, इट इचिंग डन विद एसिड इज़ वेरी अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू अदर केमिकल्स। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्रीज। तो ये मेरा क्वेश्चन एक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक अब हम कर रहे हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द फॉलोइंग इंडिकेटर्स एंड मेजरिंग पीएच ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे हम दो टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स और मेजरिंग पीएच ऑफ अ सोल्यूशन। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बना दिया है ताकि आपके लिए क्लियर करना इजी हो जाए। ठीक है,
अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू चेंज इन कलर, इट इज़ कॉल्ड इंडिकेटर। के ऐसे सब्सटेंस जो इंडिकेट करते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने में, और क्यों ड्यू टू चेंज इन कलर, जो उनके कलर में चेंज आता है, उनको आप कहते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर्स हम कर लेते हैं। इंडिकेटर्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये इंडिकेटर्स जो है वो हेल्प करते हैं एसिडिक, बेसिक और जो न्यूट्रल नेचर के सॉल्यूशंस होते हैं उनको इंडिकेट करने में। ठीक है, उनको डिटरमाइन करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। कौन कौन सी? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। सब इंडिकेटर्स आर गिवन: लिटमस, फिनाफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब लिटमस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि लिटमस क्या होता है। ठीक है, ब्लू लिटमस टर्न रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। अब एसिडिक सोल्यूशन में जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ये अब हम इंडिकेटर्स की टाइप पढ़ रहे हैं। रेड लिटमस टर्न ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन, और जब हम बेसिक सोल्यूशन लेंगे तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा मैं क्लियर कर लूँ, हम यहाँ पे इंडिकेटर्स और मेजरिंग पीएच ऑफ सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। और इंडिकेटर्स को पहले मैंने डिफाइन किया है कि दी सब्सटेंस विच इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू चेंज इन कलर, इट इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर। अब इंडिकेटर्स क्यों ज़रूरी हैं? तो ये आपके एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल जो नेचर सोल्यूशन की है उनको डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं, लिटमस, फिनाफ्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, अब लिटमस हम पढ़ लेते हैं। ब्लू लिटमस टर्न रेड इन एसिडिक सोल्यूशन, रेड लिटमस टर्न ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन। जब आप एसिडिक सोल्यूशन लेंगे तो आपका ब्लू लिटमस रेड में कलर में चेंज होगा, और जो रेड लिटमस है वो टर्न ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है, अब फिनाफ्थलीन हम यूज करते हैं। इट इज कलरलेस इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन। अब अगर देखें तो ये कलरलेस होते हैं, जब एसिडिक सोल्यूशन लेते हैं तो ये कलरलेस होते हैं। इट इज रेड इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन, और जब हम बेसिक सोल्यूशन लेते हैं तो रेड कलर के होते हैं। और इट चेंज कलर एट पीएच अबाउट 9, और जब आप 9 pH तक पहुंचते हैं तो आपके जो कलर में चेंज आ जाता है। ठीक है, मतलब इनके कलर में चेंज आता है। इट चेंज कलर एट पीएच अबाउट 9। ठीक है, एंड इट इज कलरलेस इन सोल्यूशन विद पीएच लेस देन 9। अब जब हम 9 से कम होगा तो ये जो है वो कलरलेस ही होगा। ठीक है, और इफ पीएच इज अबव 9, अगर 9 से ज़्यादा होगी तो इट गिव्स पिंक कलर। ठीक है, तो इसका कलर हमारे पास जो है वो पिंक कलर में आएगा। ठीक है, दोबारा मैं क्लियर करती हूँ। हम यहाँ पे इंडिकेटर्स का टॉपिक कर रहे हैं। इंडिकेटर्स को पहले आपने डिफाइन किया है, उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर्स बताई हैं और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स: लिटमस, फिनाफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। Litmus, blue litmus turn red in acidic solution and red litmus turn blue in alkaline solution. Next हमारे पास phenolphthalein है. It colorless in a strongly acidic solution. It is red in strongly alkaline solution and its change color at pH about 9. ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होंगे, रेड कलर में होंगे। जब हम अल्कलाइन सोल्यूशन लेंगे और इसकी जो पीएच होगी जब वो चेंज होगी, ठीक है, इट चेंज कलर एट पीएच अबाउट 9। ठीक है, और इट्स कलर लेस इन सोल्यूशन विद पीएच लेस देन 9। जब 9 से कम होगी तो फिर ये कलरलेस होगी, और अगर अबव होगी तो इट गिव्स पिंक कलर। नेक्स्ट हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये अब नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर है। इट गिव्स रेड कलर एट पीएच लेस देन 4। अगर हम यहाँ पे एसिडिक यानी सोल्यूशन लेते हैं तो रेड कलर में आएगा, और इट गिव्स येलो कलर फ्रॉम पीएच इज ग्रेटर देन 4। अगर 4 से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि इसका कलर जो होगा वो येलो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक आपको टेबल दिया है, और आपकी पीएच हमेशा 0 to 14 होती है, और अगर हम 7 तक जाएं तो 7 न्यूट्रल है। इससे पीछे आपकी एसिडिक जो है वो आपका पीएच जो होगी वो एसिडिक होगी, और जब आप 8, 9, 10, 11 यानी 14 तक जाएंगे तो फिर आपकी बेसिक होगी। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास सेंटर में लिटमस है। अब देखें कि इसकी pH 7 तक है, इससे कम तो ये रेड कलर का है, उससे अगर ज़्यादा होगी तो ये ब्लू कलर में होगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो pH 4 तक है, अगर 4 से कम होगी तो रेड और अगर ज़्यादा होगी तो येलो कलर में होगा। फिर नाफ्थलीन है तो ये कलरलेस होगा 9 में, 9 से ज़्यादा होगी तो ये रेड कलर में होगा। ठीक है, कलर ऑफ इंडिकेटर एट डिफरेंट pH सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपका इंडिकेटर का टॉपिक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मैं दोबारा क्लियर करती हूँ, हम इंडिकेटर्स कर रहे हैं, इंडिकेटर्स एंड मेजरिंग pH ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स को पहले मैंने डिफाइन किया है, द सब्सटेंस विच इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू चेंज इन कलर इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। फिर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर्स की हैं, दीज आल्सो डिटरमाइन द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, लिटमस, फिनाफ्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। लिटमस ब्लू, लिटमस टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, रेड लिटमस टर्न ब्लू इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। फिर इसके बाद फिनाफ्थलीन है तो इट कलरलेस इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन, इट इज रेड इन स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड इट चेंज कलर एट pH अबाउट 9। ठीक है, और इट सोल्यूशन इज कलरलेस इन सोल्यूशन विद pH लेस देन 9, और इफ 9 इज अबव, इफ pH इज अबव 9, अगर 9 से ज़्यादा होगी तो इट्स गिव्स पिंक कलर। फिर मिथाइल ऑरेंज है तो इट गिव्स रेड कलर एट pH लेस देन 4, और इट गिव्स येलो कलर फ्रॉम pH ग्रेटर देन 4। अब ये मैंने आपका टेबल दिए है और उसमें आपको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। pH आपकी 0 से 14 तक होती है, 7 आपकी न्यूट्रल है, 7 से कम आपकी एसिडिक है और 7 से ज़्यादा आपकी बेसिक pH है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज अगर 4 तक होगी तो 4 से कम तो रेड और ज़्यादा होगी तो येलो कलर। लिटमस रेड कलर अगर 7 तक होगी, 7 से ज़्यादा होगा तो ब्लू कलर होगा। फिनाफ्थलीन है तो कलरलेस 9 तक अगर pH होगी तो ये कलरलेस होगा, अगर ज़्यादा होगी तो ये रेड कलर में होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपका अगला टॉपिक करती हूँ, मेजरिंग pH ऑफ अ सॉल्यूशन, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, pH इंडिकेटर्स जिसको आप कहते हैं। मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यू, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स या आर pH इंडिकेटर्स। कि आपका इंडिकेटर्स का मिक्सचर हो और उसमें डिफरेंट कलर्स आए जब आप pH चेंज करो, ठीक है, वैल्यूज चेंज करो, उनको आप कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स या pH इंडिकेटर्स। ठीक है, अब इट इज़ यूज टू मेजर द pH ऑफ सोल्यूशन। अब इसका यूज़ ये है कि ये आपकी pH को मेजर करने के लिए, सोल्यूशन की pH की मेजर करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो pH ऑफ सोल्यूशन कैन बी मेजर बाय डिपिंग अ पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। आप एक पेपर लेते हैं, उसको pH सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं और दी pH इज फाउंड बाय कंपेयरिंग द कलर ऑब्टेन विद द कलर चार्ट। और एक हमें कलर चार्ट दिया होता है, हम उससे उसको वैल्यू को कंपेयर करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला सोल्यूशन आपका एसिडिक है, ये वाला बेसिक है और ये न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ब्लड की pH कहती हूँ तो ब्लड की pH फाइंड आउट आपको कैसे पता चलेगा कि ब्लड की pH कितनी है? तो आपके पास एक कलर चार्ट दिया होगा और आप उसका जो ब्लड का सैंपल है वो लेकर और आप जो है वो पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो है वो उसको क्या करेंगे, उसमें डिप करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर, pH सोल्यूशन के अंदर, तो आपको वैल्यू को कलर चार्ट के साथ मैच करेंगे, आपको पता चल जाएगी कि ये जो आपकी ब्लड की pH है वो वैल्यू आपको कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है pH मीटर। अब pH मीटर क्या है कि pH मीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द pH ऑफ अ सोल्यूशन। अब pH मीटर जो है वो एक मीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो pH सोल्यूशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन कंस्ट्रक्शन इट इज कंसिस्ट ऑफ pH इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू मीटर, वो एक मीटर के साथ लगा होता है। अब प्रोसीजर क्या होता है कि इलेक्ट्रोड इज डिप इनटू द सोल्यूशन, आप इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं। मीटर शो द pH इधर ऑन अ स्केल और डिजिटली। अब आपको फौरन क्या होगा कि आपका वहाँ पे जैसे ही आप डिप करेंगे ना इलेक्ट्रोड, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर, तो जो pH मीटर होगा वो फौरन से आपको
वैल्यूज़ जो होंगी, जितनी भी पीएच होगी, ठीक है, आपको फ़ौरन से क्या हो जाएगी, वो स्केल पर या डिजिटल तौर पे आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं कि इट इज़ अ मच मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग पीएच, कि यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा जदीद तरीका है पीएच को फाइंड आउट करने का देन यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर थ्रू द लेटर इज़ ऑफन मोर कन्वीनियंट, ठीक है। ये आपका कंपैरिजन था, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आप मेजरिंग पीएच आप सोल्यूशन में फर्स्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको आप पीएच इंडिकेटर्स भी कहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर विच गिव डिफरेंट कलर एट अ डिफरेंट पीएच वैल्यूज, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच इंडिकेटर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यानी हम इंडिकेटर्स मिक्सचर लेते हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे, इनको आप कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच मीटर, और इट इज यूज टू मेजर दी पीएच ऑफ अ सोल्यूशन। प्रोसीजर आप यूँ करेंगे कि पीएच ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी मेजर बाय डिपिंग द पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इन द सोल्यूशन, और पीएच इज फाउंड बाय कंपेयरिंग द कलर ऑब्टेन विद द कलर चार्ट। आप चार्ट से उसकी वैल्यूज को कंपैरिजन करते हैं और इससे आपको पता चल जाती है कि आपकी वैल्यू कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पीएच मीटर है। पीएच मीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ मीटर। उसके बाद प्रोसीजर है, इलेक्ट्रोड इज डिप इनटू द सॉल्यूशन एंड मीटर शो द पीएच ईदर ऑन अ स्केल और डिजिटली, यानी इलेक्ट्रोड को आप डिप करते हैं सोल्यूशन के अंदर, तो जो मीटर होता है वो आपको पीएच वैल्यू शो कर देता है स्केल या डिजिटली, ठीक है। कंपैरिजन विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज़ अ मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग पीएच देन यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर थ्रू द लेटर इज ऑफन मोर कन्वीनियंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपका मेजरिंग जो है वो पीएच आपका सोल्यूशन क्लियर हो गया, और इंडिकेटर्स का टॉपिक भी आपने क्लियर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरह मुझे और ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लेकर आऊँ, ठीक है। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।